साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो दिसंबर 2021 की मैगजीन आई है, उसका जो थर्ड पोर्शन अर्थव्यवस्था वाला है, उसका थर्ड टॉपिक फिनटेक के संबंध में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं फिनटेक के बारे में यह चर्चा में क्यों आया। क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इन्फिनिटी फोरम वस्तुतः फिनटेक, जिसे आप साधारण भाषा में कह सकते हैं वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए एक नेतृत्वकारी मंच है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले फिनटेक से संबंधित दो अवधारणाएं हैं, एक नियो बैंक और एक चैलेंजर बैंक। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये चीजें होती क्या हैं। तो नियो बैंक की बात करें, नियो बैंक जो है ये वित्तीय प्रौद्योगिकी या से फिनटेक कहते हैं, फिनटेक कंपनियां हैं तथा ये केवल ऑनलाइन आधार पर संचालित होती हैं। जैसे आपने बैंक देखे होंगे तो बैंक आपको फिजिकल मिलेंगे, परंतु ये केवल ऑनलाइन होती हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल रूप से या मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती हैं, जैसे कि रेजरप एक्स और एपी फाई। ये जो है ये आपके मोबाइल ऐप हैं या डिजिटल रूप में ये आपको मिलने वाले नियो बैंक हैं। इन्होंने प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठा करके पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में अभूतपूर्व परिवर्तन का सूत्रपात किया है। वहीं चैलेंजर बैंक की बात करें तो ये भी बैंकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं। हालांकि वे अपनी भौतिक उपस्थिति भी बनाए रखते हैं, मतलब ऑनलाइन फॉर्म में भी मिलते हैं आपको, डिजिटल रूप में भी और भौतिक रूप से भी मिलते हैं। वे मतलब चैलेंजर बैंक जो है ये पारंपरिक बैंकों से इस अर्थ में भिन्न है कि इनकी उपस्थिति जो होती बहुत कम होती है, जबकि जो पारंपरिक बैंक होते हैं उनकी उपस्थिति ज्यादा होती है। अब चलते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे फिनटेक की। तो हमने बात की यहाँ पे ऊपर कि इन्फिनिटी फोरम जो है वो वस्तुतः फिनटेक के लिए एक नेतृत्वकारी मंच है। तो देखिए, इससे संबंधित फैक्टरों की बात करें तो इसका जो आयोजन है, जो इन्फिनिटी फोरम था, इसका आयोजन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी या जिसे गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी या IFSCA द्वारा किया गया था। देखिए, इसके तहत व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को एक मंच पर एक साथ लाया गया है। इसका उद्देश्य इस विषय पर चर्चा करना है कि समावेशी विकास और व्यापक पैमाने पर मानवता की सेवा के लिए कैसे फिनटेक उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाया जा सकता है। यदि हम बात करें भारत के फिनटेक उद्योग के बारे में तो पहले फिनटेक को समझ लें। फिनटेक शब्द वित्त अर्थात फाइनेंस और प्रौद्योगिकी तथा टेक्नोलॉजी शब्दों का संक्षिप्त रूप है। यह वित्तीय सेवाओं पर प्रभाव डालने वाले तकनीकी नवाचार को दर्शाने हेतु एक व्यापक शब्द है। इसको आप नीचे दिए गए चित्र के माध्यम समझ सकते हैं। देखिए, फिनटेक क्या है? ये वित्त और प्रौद्योगिकी का जुड़ा हुआ रूप है। वित्त के तहत आपके बैंक, भुगतान, NBFC, प्रतिभूति ब्रोकिंग, धन प्रबंधन, वितरण ये आ जाते हैं। जबकि प्रौद्योगिकी के तहत इसमें क्या आ जाएगा? हार्डवेयर सेवा प्रदाता, सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता, क्लाउड सेवा प्रदाता, प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाता, ये चीजें आ जाएंगी। देखिए, भारतीय फिनटेक उद्योग का मूल्य वित्त वर्ष 2020 में 50 से 60 बिलियन डॉलर था। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय फिनटेक कंपनियों का मूल्य वर्ष 2025 तक 150 से लेकर 160 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत जो है फिनटेक को अपनाने के मामले में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अग्रणी है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत में मार्च 2020 के दौरान फिनटेक को अपनाने की दर 87% थी, जबकि और वैश्विक औसत जो है ये 64% रही है। भारत में विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक परितंत्र मौजूद है। वहीं भारत में फिनटेक कंपनियों की क्षेत्रवार क्षमता की बात करें तो जैसे ऋण के मामले में देखें फिनटेक कंपनियों का क्या प्रोग्रेस रहा है, तो फिनटेक में ऋण प्रदान करने और निवेश से जुड़े माहौल में सकारात्मक बदलाव करने की क्षमता है। फिनटेक कंपनियां उपभोक्ताओं और व्यवसायों को पूंजी तक त्वरित और आसान पहुंच प्रदान करने में मदद करती हैं। इसके लिए यह ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते हुए ऋण प्रदाता और ऋण लेने वालों में व्यक्ति और व्यवसाय दोनों हो सकते हैं के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करती है। इसके उदाहरणों में क्राउड फंडिंग और पीयर टू पीयर लैंडिंग शामिल है। दूसरा, भुगतान के मामले में बात करें तो फिनटेक सेवाओं के चलते उपयोग के अलग अलग मामलों में धन का अंतरण संभव हो पाया है। उपयोग के अलग अलग मामलों में पर्सन टू पर्सन,
पर्सन टू मर्चेंट, गवर्नमेंट टू पर्सन आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस अर्थात यूपीआई की शुरुआत ने भारत में भुगतान क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। अब बात करते हैं बीमा और सलाहकार सेवाओं के संबंध में। तो फिनटेक कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को अपने धन की बचत करने, निवेश करने और उनका प्रबंधन करने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। साथ ही ये उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड, बचत खाते और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय उत्पादों का विकल्प भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन की बात करें तो देखिए, रोबो एडवाइस जैसी फिनटेक आधारित प्रौद्योगिकियां वित्तीय योजना अर्थात फाइनेंशियल प्लानिंग को अधिक सुलभ बना सकती हैं। ये कंपनियां जोखिम प्रबंधन के संबंध में सलाह देकर के निवेश प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन को बढ़ाकर और साथ ही विनियामकी अनुपालन को सहज बनाकर पेंशन योजनाओं के प्रदर्शन की दक्षता में वृद्धि कर रही हैं। अब बात करते हैं अकाउंट एग्रीगेटर सेवाओं की। तो देखिए, इन सेवाओं के तहत अलग अलग वित्तीय सेवाओं या सेवा प्रदाताओं से ग्राहक के वित्तीय डेटा को एकत्रित किया जाता है। इस डेटा का उपयोग उपभोक्ताओं को उनकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग उनमें विश्लेषण क्षमता और अंतर्दृष्टि का निर्माण करने हेतु किया जा सकता है। वर्ष 2016 में आरबीआई ने अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की इच्छुक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। व्यापार वित्त के संबंध बात करें तो देखिए, इनवॉइस ट्रेडिंग भारत में फिनटेक के लिए एक और उद्यमान क्षेत्र है अर्थात उभरता हुआ क्षेत्र है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई की सहायता करता है, जो अक्सर भुगतान में देरी के कारण कार्यशील पूंजी और नकदी प्रवाह की समस्याओं का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेड्स का फुल फॉर्म है, या हिंदी में कहें तो व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली, इंग्लिश में कहें तो ट्रेड्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ये ट्रेड्स कई वित्त प्रदाताओं के माध्यम से एमएसएमई के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन तंत्र है जो ट्रेड्स है आपका। देखिए, अब बात करते हैं भारत में फिनटेक के क्षेत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं। तो उससे पहले हम लोग भारत में फिनटेक के विकास के जो संचालक हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकनीकी नवाचार, इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुंच में लगातार वृद्धि, अनुकूल जनसांख्यिकी और वित्तीय समावेशन संबंधी पहल के संबंध में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तकनीकी नवाचार की। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों द्वारा संचालित नए बिजनेस मॉडल का कार्यान्वयन करना, इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुंच में लगातार वृद्धि। देखिए, वैश्विक स्तर पर भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी आबादी लगभग 50 से 60 करोड़ की है, ये रहती है। भारत दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता बाजार है। दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार 79.5 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। आगे चलते हैं अनुकूल जनसांख्यिकी के संबंध में। देखिए, भारत की 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष की कम आयु की है। भारत में वर्ष 2030 तक 14 करोड़ मध्यम आय वाले और 2.1 करोड़ उच्च आय वाले परिवार होंगे। नए परिवार उभरेंगे। इससे भारतीय फिनटेक क्षेत्र की मांग और विकास को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय समावेशन संबंधी पहल की बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, अटल पेंशन योजना जैसे कार्यक्रमों ने डिजिटल क्रांति को गति प्रदान की है। अब आगे बढ़ते हैं भारत में फिनटेक क्षेत्र के समझ जो चुनौतियां उत्पन्न है उनकी। तो पहला डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी जोखिम है। देखिए, वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में डेटा सार्वजनिक होने, प्लेटफॉर्म के बाधित होने और सूचना की चोरी जैसी घटनाएं व्यापक स्तर पर घटित हो रही हैं। इसलिए डेटा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को इन खतरों को नियंत्रित करने हेतु मंच तंत्र में अत्यधिक निवेश करने के साथ साथ डेटा सुरक्षा के लिए विनियामकी अनिवार्यताओं को पालन भी करना होगा। आगे देखते हैं अपनाने से जुड़ी समस्या, ये भी एक चुनौती है। देखिए, प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए फिनटेक को अपनाना आसान नहीं है। यह एमएसएमई जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष रूप से जटिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि एमएसएमई अभी भी डिजिटलीकरण की दिशा में काफी पीछे है। आगे चलते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त तेजी से बदलते हुए नियम, ये भी एक कारण है। देखिए, विनियामकी अनुपालन से लागत में वृद्धि होती है। विनियामकी अनुपालन से लागत में वृद्धि होती है। साथ ही बार बार होने वाले बदलावों से व्यवसाय संबंधी
विश्वास का माहौल नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। कुछ विनियम जैसे कि निवेश के संबंध में विनियम विद्वान है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी, भुगतान विनिमय, डेटा सुरक्षित ढांचा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में विनियम अपने विकास के चरण में है। वित्तीय साक्षरता और आवश्यकता की कमी के संदर्भ में ये भी चुनौती है। देखिए, भारत की 70% आबादी गांव में रहती है, जबकि फिनटेक मंचों का उपयोग बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। जागरूकता और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से फिनटेक के लिए छोटे शहरों और कस्बों में संभावनाएं खोजने की आवश्यकता है। अब आगे की राह क्या हो सकती है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। बुनियादी ढांचे में दूरसंचार के साथ साथ डिजिटल और वित्तीय बुनियादी ढांचे जैसे कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट, मोबाइल डेटा सेवाएं, डेटा रिपॉजिटरी तथा भुगतान और निपटान सेवाएं शामिल हैं। बुनियादी ढांचे को कुशल डेटा संग्रह या प्रसंस्करण और पार्षण में सक्षम होना चाहिए, जो कि फिनटेक क्षेत्र में प्रगति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा, अनुकूल नीतिगत ढांचा। एक सक्षम नीतिगत ढांचे द्वारा इस प्रौद्योगिकी की सफलता और व्यापक पैमाने पर अंगीकरण को सुगम बनाया जा सकता है। इसके तहत नीति निर्माताओं को बाजार केंद्रित जोखिमों का समाधान करना चाहिए और मानकीकरण, इंटरपोर्टेबिलिटी एवं प्रमुख अवसंरचनाओं तक निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त विकासशील वित्तीय प्रणालियों के प्रति समझ में वृद्धि करना चाहिए। इसके तहत उभरते अवसरों और जोखिमों की पहचान करना तथा नीतिगत अनुक्रियाओं का समय पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति संबंधित उद्योग के नवोन्मेषकों और पदाधारियों को शामिल करते हुए सहयोगात्मक बातचीत को बनाए रखकर की जा सकती है। कम मूल्य और तीव्र गति वाले खुदरा मोबाइल भुगतान के लिए वैश्विक गठबंधन बनाना। देखिए, भारत यूपीआई नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से साझेदारी करने या पड़ोसी देशों की सरकारों और विनियामकों के साथ वैश्विक गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इस प्रकार की साझेदारी से सामाजिक और समावेशी उपयोग के मामलों को संभव किया जा सकता है, जैसे कि चिकित्सा कारणों से भारत आने वाले लोगों के लिए विप्रेषण की सुविधा आदि। अगला है, लक्षित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान। सरकार क्षेत्रीय भाषा के विज्ञापनों और व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से मोबाइल भुगतान के संबंध में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत मोबाइल भुगतान की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए भुगतान में साइबर सुरक्षा जैसे घटकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। जैसे सरकार, व्यापारी और ग्राहक अनुभव दोनों को बेहतर बनाने व ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ सहयोग कर सकती है। दूसरा, कम आयु में डिजिटल भुगतान साक्षरता का निर्माण करने के लिए डिजिटल भुगतान साक्षरता की एक मूलभूत अवधारणाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। अन्य उपाय क्या है? तो पहला है, वित्तीय प्रणाली के व्यवस्थित विकास और स्थिरता के बारे में। स्थिरता के लिए विनियामकी ढांचे और पर्यवेक्षी तौर तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। इसके तहत नए उत्पादों, गतिविधियों और मध्यवर्तियों के सुरक्षित प्रवेश की सुविधा प्रदान करना, भरोसा और विश्वास को बनाए रखना और जोखिमों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करना आदि शामिल है। फिनटेक के आपराधिक दुरुपयोग संबंधी जोखिमों की पहचान कर, उसे समझकर, उसका आकलन कर तथा समस्या को दूर कर वित्तीय प्रणालियों की सत्यनिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए। इसके तहत धन शोधन रोधी उपायों के अनुपालन को मजबूत करने वाली तथा आतंकवाद के वित्त पोषण का सामना, अर्थात इंग्लिश में कहें इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, ये हो जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। इसे शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं, AML/CFT। ठीक है, तो ये है आपका वित्तीय प्रणालियों की सत्यनिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ धन शोधन जैसे उपायों के अनुपालन को मजबूत करने वाली तथा आतंकवाद के वित्त पोषण का सामना करने वाली तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। फिनटेक गतिविधियों के
प्रमुख पहलुओं के संबंध में अधिक कानूनी स्पष्टता और निश्चितता वाली एक कुशल कानूनी व्यवस्था प्रदान करने के लिए संबंधित कानूनी ढांचे का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों की बात की। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशंस की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।